You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. नमस्कार। राय की राय के इस नए संस्करण में मैं विभूति नारायण राय एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का कार्यक्रम मैं एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित करना चाहता हूँ जो भारत में जिसकी लार्जर देन लाइफ इमेज बनी हुई है, एक सुपर कॉप की तरह याद किया जाता है, जाना जाता है। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने वो सब हासिल किया जो कि उसकी सर्विस के किसी भी पुलिस अधिकारी, किसी भी आईपीएस अफसर के लिए एक सपने की तरह है। और उसकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है उसे बनाने में उसके कारनामों से के साथ साथ उसके भक्तों का भी बहुत हाथ है। एक खास तरह का मीडिया है, एक खास तरह का प्रचार तंत्र है जो उसकी इमेज बनाने के लिए लगातार 24 घंटे काम करता रहता है। इस सुपर कॉप जिसे आप वो जो खुद को भी शायद जेम्स बॉन्ड कहलाना पसंद करता होगा, क्योंकि कभी भी उसने इस पर आपत्ति नहीं की कि उसे जेम्स बॉन्ड लिखा जा रहा है। तो इस जेम्स बॉन्ड के को याद तो इसका जिक्र करते समय मैं आपके सामने दो विजुअल्स रखना चाहता हूँ। एक विजुअल में वो उपस्थित है और दूसरे विजुअल में वो अनुपस्थित है, यानी उसकी उपस्थिति भी खबर है और उसकी अनुपस्थिति उससे भी बड़ी खबर है। तो सबसे पहले उसकी अनुपस्थिति की बात कर लें। ये शख्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अजीत डोभाल नाम के सज्जन हैं जो इंडियन पुलिस सर्विस के केरला काडर के अफसर हैं और इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे तैनात हैं। ये डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। जिस विजुअल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कल का है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुँचे क्वाड के सम्मेलन में भाग लेने के लिए। मैं बड़े ध्यान से और उत्सुकता से उनको हवाई जहाज से उतरते हुए देख रहा था और जो लोग खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए या जो लोग उनके दल में उनके साथ आए थे, उन सब के बारे में जानने में मेरी उत्सुकता थी। इसका इसका एक खास इसकी वजह है और मैं अभी उसे आपको आपके सामने स्पष्ट करूँगा। ये तो बड़ा स्वाभाविक लगा मुझे कि जब मोदी जी उतरे तो फ्रेम में कोई नहीं था, सिर्फ मोदी जी थे और 4-5 जो दूतावास के अधिकारी थे अमेरिका में भारतीय दूतावास के, वो थे। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक था, ये होता ही है। वो अगर राम मंदिर का उद्घाटन करने जाएं, किसी ट्रेन का उद्घाटन करें, कोई भी किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो वो चाहते हैं कि फ्रेम में वही रहे और वही रहते हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब इसके बाद उनके साथ आए हुए लोगों का जिक्र होने लगा तब मेरी उत्सुकता ये जानने की थी कि क्या हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल उस दल में हैं कि नहीं, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आप सोचिए, क्वाड हमारी सुरक्षा से सीधे सीधे जुड़े हुए मुद्दों पर चिंता करती है और चारों देश जो इसके सदस्य हैं सबकी एक कॉमन चिंता है। चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उनसे चारों देश तंग हैं और भारत भी स्वाभाविक रूप से इन अपने 3 दूसरे दोस्तों की मदद लेता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में डोभाल जी नहीं गए, ये मेरे लिए इस फ्रेम में डोभाल जी का ना होना एक बड़ा मेरे लिए उत्सुकता का विषय था। अभी मैं उस पर आता हूँ। अब मैं आपको दूसरे विजुअल की तरफ ले जाता हूँ। ये मुझे लगता है कि शायद 26 जून 2017 का विजुअल है। तारीख हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने जा रहे थे। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों एक खास तरह का, जिसमें आप कह सकते हैं कि उनमें जो ऊर्जा है, खास तौर की उछल कूद है, खास तौर का दम्भ है, खास तौर का भाषा का एक खास तौर का इस्तेमाल है। दोनों एक ही जैसी भाषा और दोनों अपने बारे में दोनों की राय काफ़ी जिसे आप कह सकते हैं कि अगर मुझे इजाज़त है तो बड़ बोले जैसी राय बनती है। तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे हैं। तेज हवा चलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माइक के सामने रखे हुए सारे कागज हवा में उड़ते हैं और तमाम लोग सामने बैठे हैं। लेकिन उन तमाम लोगों में 72 साल का एक नौजवान फैंटम की तरह छलांग लगाता है, वो सारे कागजों को समेटता है, हवा से उड़ने से रोकता है, फिर उन्हें तरतीब से लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखता है डेस्क पर। उनके गिलास का पानी के गिलास के ऊपर का जो
ढक्कन था वो भी गिर गया था, उसे भी दुरुस्त करता है और आगे बैठ जाता है। तो ये 72 साल का नौजवान हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी थे, और जाहिर है कि वो बहुत बड़ी ईर्ष्या का बायस बने होंगे। जो दूसरे नौकरशाह वहाँ बैठे थे उसमें डिप्लोमेट्स रहे होंगे, उसमें और इकोनॉमिक विषयों के विशेषज्ञ रहे होंगे। आप सब जानते हैं, इसे कोई छिपाने की बात नहीं है कि हमारे नौकरशाह अपने राजनेताओं को इस तरह से खुश करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, और अगर एक खुश कर लेता है तो दूसरे उससे ईर्ष्या करते हैं। ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन इन दोनों विजुअल्स में जो खासियत है वो ये है कि पहले तो डोभाल साहब ने वो काम, दूसरे विजुअल में तो वो काम किया जो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन पहले विजुअल में जो अमेरिका में उनकी अनुपस्थिति है उसके पीछे बहुत चिंताजनक कारण है। देखिए, आप सब हमारे श्रोता बड़े जिसे कहें इन्फॉर्म्ड श्रोता है, वो अखबार और सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे। सबको पता है कि अमेरिका में एक सिख पृथकतावादी नेता है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसके लिए ये आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार की कुछ एजेंसियों ने उसकी हत्या के लिए एक भाड़े का हत्यारा तय किया, और वो भाड़े का हत्यारा अपनी बेवकूफ़ी से और प्लस उसके जो हैंडलर्स थे उनकी भी बेवकूफ़ी से वो अमेरिकन खुफिया एजेंटों के हत्थे चढ़ गया। अब वो इस समय अमेरिका में है और उसके खिलाफ अब ट्रायल होगा। वो तो लंबी कहानी होगी। लेकिन इस बीच में उस पन्नू ने, गुरपतवंत सिंह ने एक इस्तगासा दायर किया, मतलब एक अपनी तरफ से, ये सरकार, ये स्टेट का केस नहीं है, ये उसकी तरफ से उसने एक मुकदमा कायम किया है, और जिसमें भारत सरकार के कुछ बहुत सीनियर अफसरों के नाम लिए हैं कि वो उसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, हमें इस मेरिट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि भारत सरकार के बहुत सीनियर लेवल के अफसर इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेंगे कि वो कोई उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा सके। लेकिन उसने लगाया है और अदालत ने एक समन भी जारी कर दिया। उन नामों में एक नाम हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब का भी है। तो क्या ये मैंने जब कल का विजुअल देखा जिसमें वो अनुपस्थित थे, और जब मुझे याद आया कि अरे ये तो बहुत सीरियस मामला हो सकता है। अभी तो ये चलिए, ये एक इंडिविजुअल का कंप्लेंट है ना, जिसे आप भारत में कानूनी भाषा में इस्तगासा कहते हैं। इसमें अभी स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अमेरिकी अदालतों का तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। आप इतना तो कह ही सकते हैं कि अमेरिका में जो अदालतें हैं, जो पूरी न्याय व्यवस्था है, वो काफ़ी हद तक एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से मुक्त है। अच्छा, बावजूद इसके मज़ेदार बात यह है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट और दूसरे ऊंची अदालतों के जज चुने जाते हैं, सीनेट और रूलिंग पार्टी का सपोर्ट उनको हासिल होता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे आपको बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जिसमें एग्जीक्यूटिव उनको थ्रेटन करके उनसे कोई फैसला ले सके। इस तरह के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। तो अगर एक बार अदालत ने संज्ञान ले लिया, एक समन जारी किया है, उस समन में जाहिर है कि एनएसए साहब नहीं गए, और मुझे लगता है कि शायद वो इसीलिए नहीं गए होंगे कि वो जब अमेरिका में हों तो कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसमें कि वो पन्नू चला जाए अदालत में, या अदालत अपने सो मोटो ये कहे कि नहीं साहब, ये अभी हमारी धरती पर है, इनको समन सर्व किया जाए और ये इनसे पूछा जाए कि कब हाजिर होंगे अदालत में। तो ये एक बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो सकती थी, और इसलिए ये डोभाल साहब नहीं गए। अब मैं सोच रहा हूँ एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, और मैं भी कुछ साल इंटेलिजेंस में रहा हूँ, क्या हमने किया होगा, इस तरह की ऐसी क्या मूर्खताएं हमसे हुई होंगी या नॉन प्रोफेशनल चीज़ें हुई होंगी जिससे स्थिति यहाँ तक आई। देखिए, जब से भाजपा सरकार बनी है, और वो एक मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, मैं खुद इसमें विश्वास नहीं, एक मर्दानी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें खुद हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। और पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में 20-22 ऐसे लोग मारे गए, उनकी हत्याएं हुई हैं, जिनकी हत्या से हर भारतीय खुश होगा, क्योंकि वो सब के सब आकर के कश्मीर में, पंजाब में, जगह जगह हमारे लिए परेशानी खड़ी करते थे। तो लेकिन अब चलिए, पाकिस्तान तो एक गलत चीज़ है, और मैं फिर, मुझे आप ये गलत ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो भारतीय एजेंसियों ने हत्याएं कराई। वो मारे गए हैं और हमारे लिए खुशी है उनका मरना, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन अमेरिका में या इसके पहले कनाडा में एक हरकत हो चुकी है, जिसमें कनाडा की संसद ने, कनाडा के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, कनाडियन प्रधानमंत्री और संसद दोनों ने भारत के खिलाफ जहर उगला। तो क्या हम, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत सारे काम नॉन प्रोफेशनल कर रहे हैं।
हम देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, जितने भी नेशन स्टेट्स हैं सब इस तरह की हरकतों में मुब्तला होते हैं। अभी इसराइल का आप देख लीजिए, इसराइल ने पहले हमास को ख़त्म किया है और अब दूसरा जो आतंकी संगठन है उसके खिलाफ तमाम, कहीं बैटरी फट रही है, कहीं वॉकी टॉकी फट रहे हैं, अभी सोलर सिस्टम फटना शुरू हो गया है, उनको भी वो ख़त्म करेंगे। अगले 4-6 महीने अब उनके खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई होगी और उन्हें भी ख़त्म करेंगे। लेकिन किसी इजरायली एजेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि साहब हमने किया है, ना जिस आदमी ने किया है वो, अगर मान लीजिए इसराइल की खुफिया एजेंसी ने भी किया है तो उसका आता पता किसी के पास नहीं है, वो गायब हो चुका है वो आदमी जिसके ऊपर शक किया जा रहा है। तो हमारा कैसे इतना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड रहा है कि हम अपने पीछे इतने सारे ट्रेल्स छोड़ते जाते हैं, इतने सारे सुराग छोड़ते जाते हैं कि लोग हमारे तक पहुंच जाते हैं। फिर मेरी बात से आप कोई ये मत निष्कर्ष निकालिएगा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमारी कोई एजेंसी पतवंत सिंह पन्नू में या कनाडा के घटना में या ये पाकिस्तानी घटनाओं में हमारी कोई एजेंसी इन्वॉल्व है, लेकिन ये एक शक छोड़ने का जो कारण है उस पर तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना कि ऐसा शक की लकीर कैसे छूट रही है। देखिए, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारे जो NSA साहब है, ये थोड़ा बड़बोले भी हैं, बड़बॉस भी है, जिसे कहते हैं ना कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं और कई बार ऐसी बातें करते हैं जो किसी भी इंटेलिजेंस, दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को, उसके मुखिया को या छोटे एजेंट को भी शोभा नहीं देती, उसे नहीं कहना चाहिए। मसलन अभी कुछ साल पहले इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण दिया और कहा कि भाई पाकिस्तान को धमकी दी कि भाई तुम एक और बम्बई करो, हम बलूचिस्तान तुमसे अलग कर देंगे। No, that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense. They will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. देखिए, ये हम सबकी इच्छा हो सकती है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, या भारत के बहुत सारे लोगों की इच्छा हो सकती है, लेकिन क्या हमें ये कहना चाहिए, ख़ास तौर से एक आदमी जो जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा हुआ है, अजीत डोभाल जो हमारे NSA हैं, क्या उन्हें ये कहना चाहिए? आप अगर पाकिस्तानी मीडिया देखें तो अजीत डोभाल के इस भाषण को खूब दोहराया गया है। अजीत डोभाल के इस भाषण का लगातार वहाँ जो ऑफेंसिव डिफेंस, डिफेंसिव ऑफेंस, ये नए तरह के नॉमेनक्लेचर्स, जो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअली बहुत कैपेबल लोगों को इस तरह के मुहावरे गढ़ने चाहिए, ये जो इन्होंने गढ़ के सुनाए, तो उससे भारत की स्थिति खराब हुई। आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहीं विदेश में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ एक का वो विज्ञप्ति जब जारी हुई तो उसमें ये उल्लेख हो गया कि भारत बलूचिस्तान में और पाकिस्तान कश्मीर में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनके भारत आते ही हंगामा मच गया कि भाई ये तो पहली बार हो रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहा है कि बलूचिस्तान में हम कोई हस्तक्षेप करते हैं। तो पाकिस्तान भी कभी नहीं स्वीकार करता है कि कश्मीर, आप हम सब जानते हैं कश्मीर में जो भी बाहर से मदद आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है। इसके पहले खालिस्तान मूवमेंट को उन्होंने खूब हवा देने की पाकिस्तानियों ने कोशिश की, लेकिन कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसी कोई हरकत करता है अपने वर्बोसिटी में, अपने बड़बोलेपन में, जिससे पूरे देश के लिए एक जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो इंडिफेंसिबल होती है। तो ये उचित नहीं है। लेकिन अब दुर्भाग्य है, ये हमारे अजीत डोभाल साहब, इसके पहले भी आपने देखा होगा, वो एक महाराष्ट्र की DG रही हैं मीरा, उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैसे दिल्ली में जब ये ऑपरेशन में पाकिस्तान में बैठे हुए किसी बड़े आतंकी के लिए कुछ योजना बना रहे थे, महाराष्ट्र पुलिस के लोग पहुंच गए, तो वो उसे जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था, ये डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे, IPS अफसर रहे, लेकिन अगर इंस्पेक्टर से और जो इंस्पेक्टर की ऑफिसर है मीरा, उससे अगर वो जाओ, मीरा ने ये बात बड़ी स्पष्ट लिखी है, अपने कई इंटरव्यू में भी कहा है कि उन्होंने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें, वो उसने कहा मैं तुम्हें मतलब ये तो बड़े पोलाइटली आप बता सकते हैं कि भाई मैं कौन हूँ और कमिश्नर पुलिस दिल्ली को बुला लो आकर के, मतलब ये पब्लिक हो गया। और पता चला कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान में कराची में बैठा हुआ है, जो बम्बई बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार है, वो तो और सतर्क हो गया होगा। ये सारी चीज़ें अखबारों में छप गई, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले गए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये सिर्फ वर्बोसिटी की वजह से है। दुर्भाग्य ये है कि RSS का जो संगठन है, जिसे वो थिंक टैंक कहते हैं, और जिसमें हमारे डोभाल साहब भी रहे और बहुत सारे IAS अफसर, IPS अफसर, डिप्लोमेट्स ये सब रहे हैं, विवेकानंद
इंस्टीट्यूट जिसका नाम है, उसमें इंटेलेक्चुअली आप अगर उन लोगों से बात करें तो आपको कई बार लगता है कि थिंक टैंक का मतलब ये होता है, किसी भी देश में थिंक टैंक जो होते हैं ना, उसमें एकेडमिया के लोग होते हैं, उसमें जर्नलिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, उसमें जो तमाम एनजीओ जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, वो सारे लोग इनपुट्स देते हैं और वो तब थिंक टैंक अपनी किसी पेपर को तैयार करता है। हमारे थिंक टैंक अगर आप आईएएस और आईपीएस अफसरों के जरिए काम करेंगे, मैं खुद आईपीएस में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इंटेलेक्चुअली हम लोग कैपेबल नहीं हैं बहुत गंभीर अध्ययन करने के लिए किसी समस्या के, और उस पर एक ऐसा पेपर तैयार करने के लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को भविष्य में अगले कई सालों तक हमारे काम आए। तो अब ये कुछ एक्सेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आईपीएस में भी कुछ एक्सेप्शन है और आईएएस में भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे वो एक ब्यूरोक्रेसी में अपना आते हैं, 30-35 साल 40 साल ज़िंदगी गुजारते हैं, जो रूलर्स ऑफ द डे होता है उसको खुश रखते हैं और पोस्ट रिटायरमेंट अपने असाइनमेंट ले लेते हैं। लेकिन बहरहाल चलिए, ये तो सब बात की बात है। मैं एक प्रोफेशनल आईपीएस अफसर के और एक देशभक्त भारतीय के तौर पर मैं ये चिंतित हूँ कि अगर हमारे एनएसए साहब के खिलाफ सचमुच कोई वारंट जारी हो गया, अभी तो समन है, अगर अमेरिकन अदालतों ने कोई गंभीर वो लिया और कहीं इसमें इंटरपोल को इन्वॉल्व कर दिया, तो क्या अब हम ऐसा एनएसए हमारे पास रहेगा जो दिल्ली छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता? क्योंकि दुनिया किसी भी हवाई अड्डे पर जाएगा, गिरफ्तारी की तलवार उसके ऊपर लटकेगी। खासतौर से अमेरिका तो कितना ताकतवर है आप जानते हैं। अमेरिका की कोई अदालत अगर, अच्छा फिर हो सकता है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें केवल इसको ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि अमेरिका के लिए इससे अच्छी कोई दोस्त सरकार नहीं हो सकती जो पिछले 11-12 सालों से मोदी जी की चल रही है, और एक अच्छे संबंध दोनों मुल्कों के बीच में है। तो शायद वो ना भी करें, लेकिन वो एक आपको ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक बड़ी अपमानजनक, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि हमारे एनएसए को दिल्ली से निकलने में प्रॉब्लम होने लगे। धन्यवाद।